Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में बहुत बहुत स्वागत। आज संडे का दिन और आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक भी, अमूमन जैसा हम करते हैं। आज के शो में आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए और कोविड में फ़िलहाल सिचुएशन क्या है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। ये खैर ये सवाल ही अपने आप में बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जितना पेचीदा दौर है तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है इस दौर में भी। और पोस्ट कोविड क्या रहेगा, और पोस्ट कोविड का सवाल भी ऐसा है कि अभी तक किसी को यही नहीं पता कि पोस्ट कोविड कब होगा। तो अभी डे बाय डे जो सिचुएशन है वो बस्ट होती जा रही है और हमारे साथ हमारा पैनल है। हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्या हालात इंडिया में अभी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और क्या चैलेंजेस हमारे सेक्टर के सामने आने वाले हैं। हमारे साथ हमारा पैनल है, आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले मुरलीधरन सर, एनपीआरडी से जनरल सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शालिनी खन्ना मैम हैं, नैब से, नैब इंडिया से हेड हैं, ये सेंटर फॉर द वीमेन इन नैब दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी। जी थैंक यू दानिश। अन्नावरम सर हैं, ये सोशोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं। अन्नावरम सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सुब्रमणी सर हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट, डेक्कन हेराल्ड में। तो सुब्रमणी सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और निपुण सर भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे और निपुण फाउंडेशन। दानिश जी मैं कनेक्टेड हूं। मैं चलिए निपुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अनावरम सर शुरुआत करते हैं आपसे। क्या देख रहे हैं आप इस समय, क्या चैलेंजेस, आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? Very quickly Danush, my impression is slightly different. If you look at the last 2 centuries of the history, every calamity, man-made or natural, has always generated a very new understanding of disability. First World War has brought in a new perspectives on intellectual disability. Earlier, it used to be the idea that somebody can be an intellectually disabled, so he is insane. You put him behind the bars. He was treated almost like a criminal. First World War, suddenly you realize that anybody can become intellectually disabled. Anybody can be psychologically disturbed. बाकी लोग म्यूट कर लें अगर उस टाइम पे। शालिनी मैम आप म्यूट कर लें जब आपकी टर्न आती है तो। जी आपका ये बड़ा प्रूफ है। 1912 इंडिया लुनेसी एक्ट, यू आर द फुल प्रूफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शोर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। जिनको ये शोर नहीं आ रहा तो समझिए उनकी ओर से है ये। जी all that we talk about disability today would not have been possible without a second world war. Second world war has completely changed the very idea of disability, and that's a long history. I'm not going there. I'm not suggesting that disable calamities are good, but if you look back, there's one truth. The truth is every calamity has generated a new understanding. मैं यही सोचता हूँ, कोविड 2019 2020 जो भी होगा, this is going to create a new understanding of disability. How it is going to be, how best we are going to make use of it. I know I'm sounding very optimistic among in a pessimism, but how we are going to, I'm sure life is not going to be the same again. I'm looking at it very differently, and how disability is going to be handled, what kind of a generation, new awareness it is going to create. It all depends on the present generation of disabled, be it activists, academicians or media like this. जी सुब्रमण्य सर आपसे जानना चाहता हूं मैं, हमने शुरुआत की थी इंक्लूजन की ओर बढ़ने की, लेकिन सर तो काफ़ी आशावादी हैं अन्नावरम सर, लेकिन सिचुएशन जो मुझे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, बिगिनिंग में ही अब डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया है। पीपल आर नॉट रेडी टू हेल्प
blind people, since everybody knows it spreads with the touch. So now we are again moving towards exclusion. How to tackle? What is your opening comment with regard to this COVID-19? Subhamani sir. Are you with us, Subhamani sir? शालिनी मैम आप हैं, आप इस क्वेश्चन को लीजिए. हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी. हालांकि आई वुड लव टू बिलीव व्हाट निपुण हैज जस्ट सेड कि कोविड जो है एक नया अनावरम सर जी, अनावरम सर ने कहा. जी, अनावरम सर, सॉरी. सो आई वुड लव टू बिलीव दैट, बट अभी जो मुझे प्रेजेंट हालात नजर आ रहे हैं, जहां नौकरियां चली गई डिसेबल लोगों की, और दोबारा क्या होगा उसका हमें किसी को नहीं पता. वाकई में रिस्टोर हो सकती है कि नहीं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हालात रहेंगे, और हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूं भी बहुत आसान नहीं है, और उसके एब्सेंस में डिसेबल्ड की मोबिलिटी का क्या हालात रहेगा, वो अपने वर्क प्लेसेस पे कैसे पहुंचेंगे. डिजिटल डिवाइड है बहुत बड़ा. डिसेबिलिटी हमारे देश के डिसेबल और नॉन डिसेबल के बीच में, और इस वक्त हमारा देश केवल डिजिटल माध्यम से काम कर रहा है, और पता नहीं कितने वक्त तक करता रहेगा. और ये डिजिटल डिवाइड जो डिसेबल्ड के लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप है इस वक्त, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल दौर लेकर आ रहा है. वही नहीं केवल कि उनकी शिक्षा और उनके काम में बाधा आ रही है, उनके परिवारों के उनके बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आ रही है, क्योंकि उनके घरों में अब वो सुविधाएं नहीं है इस वक्त जो कि सरकार चाह रही है कि उन सुविधाओं को इस्तेमाल करके पढ़ाई करें बच्चे, उनके एजुकेशन आगे बढ़े. इट इज अ वेरी ब्लीक सिचुएशन. हम खुद भी पिछले 3 महीने से इस वक्त करीबन 300-400 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं विद बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड राशन. एंड खाने को नहीं है इस वक्त. बहुत सारे पेटी वेंडर्स होते थे सड़कों पर, और अब उनके पास जाने कब काम आएगा. और ये जो दानिश ने बात एक छेड़ी के टच बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और इसका डर बहुत बैठ गया है. तो विजुअली इम्पेयर्ड खासकर जो कम्युनिटी है, उसको ये बहुत बड़ा खौफ हो गया है कि वो जब सड़क पे उतरेंगे तो उनके लिए किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि अब जो टच की हेल्प है, जो उनका मेन सपोर्ट सिस्टम है, वो शायद ना मिल पाए उनको. जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑलरेडी, लोगों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया है. निपुण सर, आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, एक नाम फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया, जिससे आपकी जो इमोशनल बाउंडेज है वही उस पर ही खतरा आ गया है. और बहुत सारी डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने ये चैलेंजेस है, क्योंकि कई ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जहां हम केयर गिवर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते. और फिर उसके ऊपर लॉकडाउन था, अभी धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड PPE किट, और उसको हर टाइम पहनना भी मुश्किल है. तो इस दौर में जैसे हम इंक्लूजन में बढ़ रहे थे, और अब एक्सक्लूजन की एक दोबारा से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लोगों को समझाना पड़ेगा. और बात की बात हम बहुत बाद में करेंगे, लेकिन जिन लोगों को, जिन डिसेबल्ड को अभी कोरोना हुआ है, उन्हें ही गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है. मैं बहुत को तो हटा ही देता हूँ, अच्छे तरीके से ट्रीट कर नहीं रही है. तो क्या व्हाट इज़ योर इनिशियल थॉट्स? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से आपने ये बात बिल्कुल ठीक की. और जो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं, एक डिसेबल्ड इंसान के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे उस हिसाब से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, मुझे अपने बेसिक चीज़ों के लिए भी, जैसे कोई नहाने धोने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत होती है. कोई ब्लाइंड पर्सन हो, उसको कोई रोड क्रॉस करनी है, कोई भी नई जगह पे जाना है, किसी का हाथ पकड़ के आगे जाना पड़ेगा. कोई व्हीलचेयर यूजर हो, कहीं बाहर हो, सीढ़ियाँ होती हैं, उसको कोई बाहर इंसान की मदद चाहिए होती है कि वो थोड़ा व्हीलचेयर पकड़ ले. सोशल डिस्टेंसिंग का इतना शोर मचा दिया है कि लोग अब उन चीजों करने से भी डर गए हैं. सर, इंस्टेड सरकार को क्या बोलना चाहिए था कि आप मदद करना बंद मत करो, प्रिकॉशन दे सकते हो कि हाथ से अपने हाथ सैनिटाइज कर लो, ये कर लो और सब.
और जो कि कोरोना वायरस होने का जो डर है, ये आपका डर तो बहुत बिल्कुल सही है। मुंबई में ये केस आया था, जो एक लंदन से लड़का वापस आया था, जो व्हीलचेयर में था यूके में पढ़ के, जिसको क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया। और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति इतनी खराब थी कि एज अ व्हीलचेयर यूजर वो रोज बाथरूम तक नहीं जा पाता था, और कई दिन नहाए बिना वो रहा। हॉस्पिटलों में भी यही सिचुएशन है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ये अश्योरेंस नहीं दी जा रही कि उनका कोई परिवार वाला या कोई अटेंडेंट या केयरटेकर उनके साथ रह पाए अगर उनको कोरोना वायरस हो जाए, क्योंकि हम सबकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अस्पताल में तो हजारों पेशेंट होंगे, हमारी जो विकलांगता के जो रिक्वायरमेंट्स है उनका कैसे ध्यान किया जाएगा। उसके अलावा मेडिकल कॉस्ट भी बहुत बढ़ गए हैं, क्रोनिक पेन और ऐसी अलग जो डिसेबिलिटीज हैं जिनमें लोगों को हॉस्पिटल रेगुलरली जाना पड़ता है, या थैलेसीमिया जैसे लोगों को जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत बड़ी मेडिकल क्राइसिस हो गई है उस हिसाब से। और जो पहले स्पीकर थे उन्होंने ये बोला तो था कि आगे मौका हो सकता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, पर मेरे ख्याल से वो, और शायद मौका हो ही भी आगे, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल के बारे में अगर आप सवाल बाद में पूछे मैं जरूर बताऊंगा। बट एट द मोमेंट आई थिंक एक बहुत बड़ी मेडिकल क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा है। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊँगा। मुरलीधरन सर, आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी। द पॉइंट इज़ कि आप ये अभी जैसे शालिनी मैम ने कहा, अभी तो बेसिक चीज़ ये है कि जिन परिवारों को खाना नहीं मिल रहा, हम तो अभी तो वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जब बाकी वर्ग को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें भी अभी रिक्वायर नहीं हो रही। तो कितना बड़ा ये चैलेंज, क्योंकि और इसका भी पता नहीं है कितना लंबा चलेगा, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, अन्नावर ने एक चीज शुरुआत में कहा था कि भाई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं मानता कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली अराइज पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में। अभी इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे सामने, बहुत बड़ा क्राइसिस है। देयर इज अ फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम, है ना। हेल्थ सिस्टम का फेलियर है, मेंटल हेल्थ सिस्टम का फेलियर है, और बहुत सारे, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दो चीज, बहुत बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का, जिसको हमें डील करने की जरूरत है। अभी शालिनी भी जैसे कहा, शालिनी भी जिक्र जैसे की थी कि भाई एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं कहूँगा, बट इट इज एक्चुअली बहुत बड़ा ये है, धक्का पहुंचा है। इवन अदरवाइज 65% जो है डिसेबल लोग जो है एम्प्लॉयमेंट से बाहर है। 35% लोगों को काम मिलता है सेंसस के अनुसार, जो सेंसस की गिनती हुई थी उसी के अनुसार कह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। अब उसमें से भी केवल 1% ही है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी सब इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। लोग सड़कों पे चीज़ें बेचते हैं, ट्रेनों में चीज़ें बेचते हैं, छुटक धंधा करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो अवसर थे इस पैंडेमिक सिचुएशन में, वो सब अवसर जो लाइवलीहुड के थे वो सब खत्म हो गए हैं। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, रातों रात लोगों को जो बेगर बना दिया है ना। इस परिस्थिति में कैसे इसका मुकाबला करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम हमारे जहाँ संगठन है, अभी इमीडिएटली हम कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने की बात कर, राशन के तौर पे या कुछ बहुत बड़े पैमाने पे तो हम कर नहीं सकते, जहाँ हमारे राज्य में जहाँ काम है वहाँ पर हम रिलीफ प्रोवाइड कर, बट इट्स ओनली ए टेम्पररी मेजर, ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। जहाँ तक फंडिंग होगा वहाँ तक कर पाएंगे, उससे आगे हम कर नहीं पाएंगे। बट द चैलेंज इज ह्यूज। एम्प्लॉयमेंट में है, अब एजुकेशन में देखिए, अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी स्थिति में बात करें जहाँ हमारे देश में केवल 36% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, ओनली 36% इंटरनेट पेनिट्रेशन, बाकी लोग तो है ही नहीं। सो वेदर एक्सेसिबल डिवाइसेस है वो, और ऑनलाइन एजुकेशन का मायना बहुत कुछ है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है विच वी नीड। स्कूल का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है ना। सो देयर आर वेरियस इश्यूज दैट आर एक्चुअली अराइजिंग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन। जैसे जैसे चर्चा बढ़ती जाएगी उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम गौर करते जाएंगे। मुझे लगता है हम इस चर्चा को डिवाइड कर लेते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उस तरीके से, ताकि सबको अपनी बात रखने में आसानी हो। सुब्रमण्य सर, आर यू विद अस नाउ? Yes. Okay, so Subramani sir, yes. There was now a new debate started in India whether the human assistant must be provided or not. There is a talk in the government sector that stop giving human assistant, and this is the harsh reality. Most of us cannot survive without human assistance.
government is not talking about the remedies. They are talking, okay, let's get away with this human assistant, whether on airports, whether with the railway, on bus. How do you are seeing that? It is a danger to the disabled community. Basically, if you're going to abolish human assistance, what would be the alternative? Because without the alternative, we can't just discard the only support available for us right now. So I think the thought process is lagging. I don't think the government is investing too much of thought into the idea. And the biggest see, I think all the flaws about the planning has come to the fore now. One is disability has never been included in any government planning and processes. Secondly, I mean, it's not an inherent part of their thought process. It's either an afterthought or a retrofit. And secondly, when you say we can't do something, which is a vital service, what is the alternative? So nobody even gives us a suggestion. They're only piling on the troubles and the problems. And thirdly, a lot of us are working in metros today, and we depend on human services, especially when you travel, take public transport, especially when you have to travel between cities, intercities, interstate. So what is going to happen to us? Should we abandon? Should we give up traveling? Is that what the government want? We don't know. So a lot of these questions are unanswered, but I see a lot of callousness, a lot of indifference, apathy, and probably, I only see the migrant worker crisis as a marker. If the core, the people who built our cities are left to die, in their march towards their hometowns, I don't know. I mean, it doesn't inspire any confidence in me that the government even cares about people with disability. They are tinkering with policies at best, to give an impression to us that they care for us. But actual reality is that the government is absolutely indifferent. It's just pathetic, but that seems like the reality as of now. तो जैसे मैंने बोला कि अब शुरू करते हैं, हम इसको एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइज करते हैं 3 भागों में, आपके एक कमेंट और पॉसिबली अगर आप सोल्यूशन भी साथ में बताएं तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा लिसनर्स के लिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में इस समय हमें लिसनर्स सुन रहे हैं। अनाबरम सर, सारी उम्र हम दुहाई देते थे कि एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड अब असली में सामने आ रहा है कि अब एटीट्यूड तो बहुत पैथेटिक हो रहा है लोगों का, ये हमें लेट अस एक्सेप्ट फ्रैंकली। अब मेरा सवाल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो लोग जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट चली गई है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, भैया किसी फैक्ट्री में लगवा दो जहां हम पैकेजिंग कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें। तो ऐसे लोगों की हम लोग मदद कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है? मनरेगा में अभी हम घुसना चाहिए, जो हमारा रिजर्वेशन का राइट है कम से कम वो मिले, जो गवर्नमेंट की प्लान है, कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले हम सबसे कमेंट लेंगे उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं। अनाबरम सर। You're right, Dhanuji, you're saying है कि but let's also look at the larger picture. I want to still remain an optimist. The problem is now we're in a sort of transition phase. We're in the beginning part of the transition phase. The problems we're talking about, be it the basic needs, suddenly losing a job, these are the problems, not simply disabled. I think across the country we have seen millions of migrant workers traveling from one place to the other. If you really want to take the larger picture into account, it is a problem of certain sections of people, including disabled. Now, how we are going to tackle with it is a policy problem. Now, what is our solution? You're right, MNREGA, so far disabled haven't been included. I think in some states they have been included. That's one part. But I'm also remembering, as rightly pointed out, good that you took this up, Section 26 of RPWD Act. So Muralidharanji is here, he would agree with me. In fact, it prescribes a caregiving allowance.
Now, isn't it a time for us to, in fact, institutionalize that provision? Start asking both the central and the state governments, take that a provision. You don't have to make a new law now. Your existing law, in fact, talks about it, and for good reasons. Now, isn't it time for us to, in fact, start asking the government, think of the caregiver elements, one, and the disabled themselves will be responsible for what kind of assistance they want to take. And then, interestingly, the same section, this is a section on social security, I'm talking about in the RPWD Act, also has a provision for unemployment allowance. That's an interesting thing. So if some disabled suddenly loses a job, he doesn't get a job for say 1 or 2 months, he should immediately be eligible, not asking, not applications, nothing. He should automatically be eligible for subsistence allowance. And I'm not talking about a new policy. This is the policy the UK has. This is the policy the United States, Canada, Australia, and most of the developed countries have. Isn't it time for us, therefore, instead of actually making it as an issue, in fact, ask the government, draw the government's attention to its own policy? We're not asking anything new. Say, भाई ये आपका समय आया है, आपका provisions है, तो आइए उसको implement कीजिए. Shouldn't that be our right? I mean, this is our right in the act. I think that's one of the possible ways that we have. Alert the government to their own policy provisions. राइट शालिनी मैम, वीमेन के पर्सपेक्टिव से भी हमें बताएं क्या एप्रीहेंशंस हैं। और जैसे मैं निपुण सर से भी ये सवाल करूंगा आप सभी से कि जैसे एक टाइम के लिए तो राशन किट्स प्रोवाइड की गई, कई जगह प्रोजेक्ट ऐसे बंद भी हो गए और अभी ये कोविड का जो इशू है लंबा चलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में इट इज़ ए टेम्पररी मेजर जैसे मुरलीधरन सर ने कहा, बट लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी, लॉन्ग टाइम उनको सर्वाइव करने के लिए व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट को तो करना चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट करेगी, उसको कैसे मजबूर करें? जी, अभी तो सरकार के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं दानिश, और जैसा कि मेरे सभी दोस्त कह ही रहे हैं, डिसेबिलिटी उनके लिए बहुत बैक सीट पे आती है। और अभी भी जब वो सोच रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, प्रोविजन सोच रहे हैं, उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं, कतई नहीं सोचा है, वरना शुरू से ही कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी ही चाहिए थी। जब इतना खौफ क्रिएट किया गया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उन्होंने सोचा ही नहीं कि डिसेबल्ड लोगों के केयर गिवर्स की भी बेहद जरूरत हो सकती है। तो आगे आने वाले वक्त में जहां तक मुझे समझ आता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये लंबा चलने वाला है, ये इफेक्ट लंबे चलने वाला है, ये प्रॉब्लम्स लंबी चलने वाली है। एक जो मुझे तरीका नजर आता है वो है होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का, और सरकार को बहुत सारी स्किलिंग, जो उसके स्किल सेंटर्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि स्किलिंग होम बेस्ड की जाए। और अब अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ज्ञात होगा तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो 20-25 साल पहले बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज चलती थी, जैसे पूरे पंजाब में चलती थी, और उस कॉटेज इंडस्ट्री ने बाकी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। हर दूसरे घर में आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज नजर आ जाती थी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है यदि हम डिसेबल्ड को भी उस गिनती में गिन के चले कि उनके घरों तक पहुंचाई जाए थोड़ी सी स्किलिंग, और कुछ होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स के प्रोविजंस हम न केवल डिसेबल्ड के लिए सोच रहे हैं, दूसरे भी वर्कफोर्स बैठी है, बट डिसेबल्ड की तो बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त, और वो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो उनके लिए होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली रखनी ही चाहिए। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट अभी प्रोविजंस निकाल रही है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, अब नया प्रोविजन मैं कल से सुन रही हूँ, कुछ 1000 करोड़ वो साइड पे रख रही है, तो डिसेबल्ड कम्युनिटी को थोड़ा आगे आके पुश करना चाहिए, एक्टिविस्ट्स को भी, कि आपको डिसेबल्ड समाज के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, उन तक कुछ रिलीफ तो पहुंचाना ही पड़ेगा। एक बात जो कोई अभी तक लाया नहीं है सामने, कि बहुत सारी सरकार ने कहा, सेंट्रल सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम राशन फ्री में देते रहेंगे, इस तरह से ऐप से जाइए, ऐप पे जाकर आप अपनी लोकेशन बताइए, टोकन लीजिए, फिर टोकन सिस्टम बनाया कुछ। वो टोकन सिस्टम लेके भी मैंने सुना है बहुत सारे डिसेबल्ड लोग बेचारे आगे पीछे मिनिस्ट्री में घूम रहे हैं कि उन्हें राशन मिल जाए। और तो और आप मानेंगे नहीं कि
जिन कॉलोनीज में चाहे डिसेबल लोगों के पास पैसे हैं, वहाँ राशन की दुकानें जब स्पोरेडिकली खुलती हैं, सारी की सारी नहीं खुल रही होती जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो वो जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं खोल के, और बहुत सारे डिसेबल लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि कब दुकान खुली। सामने भी अगर राशन बट रहा हो तो डिसेबल्ड पर्सन भाग के राशन नहीं ले सकता, वो भीड़ को काट के राशन नहीं ले सकता। तो जहां सरकार का ये कहना है कि वो बांट रहे हैं राशन, जो कि वो बांट रहे हैं, और कहीं कहीं प्रोविजंस है कि फ्री मिल रहा है, लेकिन डिसेबल्ड का एक्सेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। और ये एप्स के जरिए भी जो एक्सेस की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जनता है डिसेबल्ड जिसके पास स्मार्टफोन्स है ही नहीं। तो या तो इस टेक्नोलॉजी डिवाइड को इस वक्त, इस कोविड के वक्त खत्म करने की, ब्रिज करने की सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है। निपुण सर, आपने प्रोजेक्ट दिल्ली में काम किया तो आपने देखा वहाँ भारी मांग थी, लोगों कई तरह के फ़ोन आ रहे थे आपको। तो ये आपके हिसाब से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अब तो नंबर बहुत कम है, कईयों को तो निकाल ही दिया गया है, तो कैसे सरवाइव करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? जी, आई थिंक प्रोजेक्ट एथिकली एक प्रोजेक्ट था, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज ने काफी नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे पिछले 3 महीनों में ग्रोसरीज डिलीवर करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। और मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि मुझे शर्म आती है कि हम सबको ये करना पड़ा, क्योंकि अगर एक पूरी देश 130 करोड़ लोगों की देश अगर सरकार लॉकडाउन पे डाल रही है, तो सरकार को इन चीजों को तो पहले से ही सोच के रखना चाहिए था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कैसे ग्रोसरीज डिलीवर की जाएंगी, बुजुर्ग लोगों को कैसे ग्रोसरीज डिलीवर करी जाएंगी, लोग कैसे रहेंगे 3 महीनों के लिए। और मेरे ख्याल से सरकार ने बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो एक टोटल तरीके का फेलियर रहा सरकार की तरफ से। तो हम कर तो रहे थे, पर मेरे को शर्म आ रही थी कि हमें ऐसी इंडिया जैसी कंट्री में ये सब चीजें करने की जरूरत पड़ रही है। पर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हुए आई थिंक शालिनी जी और उनके पहले भी जो स्पीकर ने जो बात की, उनका थोड़ा पॉइंट एक्सपैंड करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक डिसेबिलिटी सेक्टर में भी आगे जब हम काफी देर से बोल रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करना चाहिए, एंड इस सवाल का जवाब मैं दो पार्ट्स में देना चाहूंगा, एक अर्बन इंडिया और एक रूरल इंडिया। एज फार एज अर्बन इंडिया इज कंसर्न्ड, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है ये वर्क फ्रॉम होम का। बट इसमें जैसे ही हम डिसेबिलिटी सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लड़ रहे थे, अब हमें ही उतना ही प्रोएक्टिवली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लड़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है कि नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे आरोग्य सेतु ऐप खुद जब पहली बार आई तब एक्सेसिबल नहीं थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। एंड आई थिंक इसका पहला स्टेप यही है कि इंश्योर करें कि प्रॉपर पॉलिसीज हों गवर्नमेंट की। जैसे इतने स्कूल्स अब शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, पर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के मेरे को रोज फोन आते हैं कि हम एक्सेसिबल नहीं है टेक्नोलॉजीज ये वगैरह। और सीबीएसई आईसीएसई कोई भी एजुकेशन बोर्ड ने आज तक गाइडलाइन नहीं निकाली कि कैसे स्कूल्स की एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल होए। और ये आरपीडब्ल्यूए एक्ट का बहुत बड़ा वायलेशन है। जैसे आज कोई स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल ना हो तो स्कूल बंद करवाया जा सकता है आरपीडब्ल्यूए एक्ट के दौरान। वैसे ही अगर स्कूल डिजिटली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज ना यूज करे तो स्कूल को डर लगना चाहिए कि आरपीडब्ल्यूए एक्ट के थ्रू कोई केस करके वो स्कूल कल बंद कर सकता है। बट उसके लिए बोर्ड्स को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और ऐसी गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, बिकॉज हर इंसान तो ऑब्वियसली कोर्ट नहीं जा सकता। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ मेजर रोल, बट उसमें भी दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो कि कंपनियां प्रॉपर एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और इसके लिए मैं कई सालों से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट अगर नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लॉन्च करे जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ले रही है एक्सेसिबल हो, कंपनीज भी मोटिवेट होंगी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए, क्योंकि हर कंट्री में गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा बायर होता है टेक्नोलॉजी का। दूसरा, गवर्नमेंट के जो इतनी बॉडीज हैं, स्किल काउंसिल है, एनएसडीसी है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले 3 महीने में कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स नहीं निकाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज के। और मुझे वो बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इतनी कंपनियां इतनी तेज अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं तो आई थिंक सरकार को भी ये ऑनलाइन का मौका जरूर उठाना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रॉपर्ली स्किल हो पाए ऑन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट they can also utilize this opportunity and start working from home for those companies. रूरल इंडिया की जो बात है, जैसे एनआरईजीए और कई तरीके की स्कीम्स आई हैं। इस संडे भी मोदी जी ने कोई 50,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस की थी। डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम नहीं आई, खाली 1,000 रुपए ओवर 3 मंथ्स डिसेबिलिटी पेंशन तो आई थी अप्रैल में, पर वो 3 महीने तो निकल गए। उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी पेंशन आई, ना कोई स्कीम आई है डिसेबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रूरल इंडिया के लिए।
तो निर्मला जी ने अपने स्टिमुलस में सबसे पहले दिन ये तो बोला था कि दिव्यांगों के बारे में भी बहुत कुछ होएगा। मैं दिव्यांग टर्म्स से खुश तो नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे को उम्मीद थी कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो कुछ सुनने में आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने हमें टोटली फेल कर दिया इस समय पर। जी मुरलीधरन सर, माइग्रेंट लेबर की जब बात आई तो इशू इतना चला, उनके इश्यूज हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, सबके इश्यूज हैं, उनके इश्यूज भी हैं, लेकिन उसके बीच हमारे इशू भी ज़्यादा है। अब बात की कि उनको वन राशन के थ्रू राशन दिया जाएगा किसी भी स्टेट में, उनके गांव में ही एम्प्लॉयमेंट पहुंचाई जाएगी। अगेन वी आर फेल्ड। हमारे बारे में कोई जिक्र नहीं है, जैसे निपुण सर ने कहा गवर्नमेंट लेवल के, जबकि सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, हमेशा हम कहते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट से जो कुछ हुआ भी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव के थ्रू हुआ है। हमारे खुद के डिपार्टमेंट ने खुद इनिशिएटिव्स नहीं लिए। योर ओपिनियन? हाँ बिल्कुल सही है। मैं उस मुद्दे पे जाने से पहले एक दो क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा। एक तो ये है, वन इज दैट इट्स नॉट दैट द एंटायर कंट्री ऐसी स्थिति रही है। खास जिक्र मैं करना चाहूंगा केरल सरकार की। केरल राज्य सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स इस दरमियान जो किए हैं, इट ऑफ कोर्स इट्स फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, बट डिसेबल को भी टारगेट किया इस दरमियान, एल्डरली और डिसेबल्ड, है ना, खास। एंड इट हैज बीन अपलोडेड थ्रू आउट द कंट्री, देश में और विदेश में उसके बारे में काफी चर्चाएं हुई है। एक ये राशन जहाँ तक प्रोवाइड करने की बात है, इट हैज प्रोवाइडेड राशन किट्स के अलावा फूड किट्स में जो है सारे मसाले, चाय वाय, तमाम चीजें प्रोवाइड की है। और दूसरी चीज है कि ये जहाँ घरों में पहुंचाया गया, बहुत सारे जगह में घरों में पहुंचाया गया। एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड द एल्डरली, कम्युनिटी किचन्स बनाए। कम्युनिटी किचन्स में जो जा नहीं सकते थे उनको घरों में जाके फूड हैज बीन प्रोवाइड एंड देयर हैज नॉट बीन एनी कंप्लेंट, है ना। दिल्ली में भी कहते हैं बहुत सारे कम्युनिटीज किचन्स हुए हैं, बट देयर हैव बीन कंप्लेंट्स। I have not heard of a single. There might be. I'm not saying that. I'm not totally in denial saying कुछ नहीं हुआ होगा. But there have been I have not heard of any complaint कि केरल में ऐसा कुछ हो. This is one thing that we need to understand कि सरकार भी किस तरह से respond करती है, ये भी बहुत सारे चीजों पर निर्भर है। एक दूसरा, मनरेगा की बात हो रही है अभी कि भाई अभी एक नया स्कीम मोदी जी ने अनाउंस किया, खास करके इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल थिंग। बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के भी किया गया है। आई एम नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, बट फिर भी आप देखिए, दीज आर ऑल रीपैकेजिंग, है ना। ये जितने भी स्कीम्स इस दरमियान सरकार ने अनाउंस किए, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किए या प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किए, ये सारे रीपैकेजिंग है। पुराने स्कीमों को जो है एक नया, उसके ऊपर एक नया पैक चढ़ा के जो उसको दोबारा खोला गया है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस स्कीम, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। मनरेगा, जहां तक सवाल, मनरेगा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। हम ये कहते आए हैं कि पहले भी मनरेगा में भी आज की तारीख में भी जो है 50% ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड डोंट गेट जॉब्स। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें एलोकेशंस कोई ज्यादा हो नहीं रही है। जब तक एलोकेशन माइग्रेंट लेबर वापस जाती है, उसमें काफी डिसेबल्ड भी लोग भी हैं जो वापस जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं, शहर छोड़ के वापस जा रहे हैं। उनको मनरेगा में तभी एलोकेशन जब बढ़ेगा तभी उसमें काम मिल पाएगा। अभी सरकार पहले भी जो यही सरकार है, आप एक चीज ध्यान रखिए, यही सरकार है जो मनरेगा में पहले से जो एलोकेशन से उसमें कटौती करती आ रही है। पिछले 5 सालों के आप बजट देखिए तो मनरेगा में जितने एलोकेशन से रियल एक्चुअली देयर हैज बीन कट डाउन इन एलोकेशन। नाउ सडनली उनको मनरेगा, क्योंकि वापस जा रहे हैं लोग, अब ये लोग जाएंगे तो बहुत बड़ा हल्ला होने वाला है, उसको ध्यान में रखिए किया है। दिस वन थिंग। सेकंड थिंग, अभी हम ये कहते हैं कि भाई एक तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। वन इज एन इमीडिएट प्लान दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड देयर इज एन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जैसे अनावरण ने कहा था कि भाई Section 24 actually talks about various things. Section 24 talks about not just about caregiver allowance. It talks about unemployment allowance. It also talks about make adequate standard of living for persons with disability की बात करते हैं। Section 24(1) actually talks about that. अब उसके लिए advocacy करने की, उसको step up करने की आज जरूरत है। It is a long term situation and उसको ले is rightly pointed out those things। तो 2-3 चीजें, unemployment allowance की बात की है, caregiver allowance की बात की है, और ये जो स्पेशल स्कीम्स की बात की जिसमें 25% मोर एलोकेशन की बात की है, सेक्शन 24 में ये सब बातें कही है। अब ये मौका है जब हम इस चीजों के, एक लॉन्ग टर्म चीजों के लिए सरकार के पास एडवोकेसी करने का और दबाव बनाने की जरूरत है। मगर इमीडिएट में
एज फार एज इमीडिएट इज कंसर्न, ये सब जब आएंगे तब आएंगे, इसमें बजटरी एलोकेशन होगा, प्लान, ये सब होते होते सब काफी टाइम लगने वाला है. बट इमीडिएटली देयर इज ए नीड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन डिसेबिलिटी, खास करे रूरल एरिया, क्योंकि ह्यूज चंक ऑफ द पॉपुलेशन, more than 70% तो रूरल एरिया से आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन कम फ्रॉम पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, है ना. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाने की बात करिए. अब निपुण ने कहा था 1,000 रुपया जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने मार्च 27 को अनाउंस किया था, बट 1,000 रुपया भी जो दिए, 1,000 अपने आप में एक मजाक है कि 3 महीने की अवधि के लिए 1,000 रुपया दिया, उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में कहा था. अब वो किसको जा रहा है, वो निर्मला सीतारामन ने स्पष्टता उसके बारे में दी नहीं. हकीकत वो उन्हीं को जा रहा है जो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के में जो जिनको मिलता है, दैट इज ओनली 3.81% ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन. बाकी के पॉपुलेशन को पैसा गया नहीं है. सो इमीडिएटली यू नीड टू गिव ए फाइनेंशियल एस्क्रेशिया ऑफ एटलीस्ट 5,000 टू टाइड ओवर दिस पैंडेमिक सिचुएशन. पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर आने के बाद नए स्कीम्स बनाने की जरूरत है, और बाकी जो एक्ट में जो प्रोविजंस है, अनावर ने सही कहा था कि देयर आर ऑलरेडी पॉलिसीज दैट आर एग्जिस्टिंग, इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज, उसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से एट द मोमेंट. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई. सुब्रमण्य सर, योर सेक्टर हैज अगेन डिसअपॉइंटेड अस. योर fraternity hasn't picked our issues. When we can see something good from your sector? Now one thing is happening, and I think it is very important for all the panelists to know about. Mr. George Abraham is organizing a seminar or webinar, sorry, on 24th of this month, and Rajdeep Sardesai will join that webinar. I think that's the time we must organize more and more webinars with the media personalities, so they could understand our issues and they could be taught how to do reporting with regard to us. I saw a couple of sympathetic reports with regard to persons with disability, nothing else. No, I think, see, you should understand that the media basically uses disability issues as a human interest story, the kind of stories that brings, certain level of juice and interest to their newspapers or video reports. Beyond that, nobody is thinking about disability the way it should be thought about. Okay, see, I spoke to NCPDP and I wrote an article on my own. Besides which, I also happened to interview George Abraham for my DH podcast. Beyond these things, it's very difficult to educate people in the media because see, this is ordinarily it is very difficult to make them understand the issues, because the issues per se is missing from all the, even the little bit of reports that we see. We only talk about the tearjerker stories, what we call the tearjerker story, something that makes you cry. It's not about the issue. It's about, oh, look at these people. Oh, that's the kind of reaction that you normally get when you read these reports. The reason is because, again, the attitude has been like that for several years. It's not changed. And when I try to write, because I'm from the disability community, I try to put a positive spin on whatever that I write. Because first of all, my belief is that disability should not be looked at as a disability. It's a unique way of experiencing life, whether it's good or bad or challenging, whatever it is. Okay, so that's the perspective from which I write. But that's not how many people look at disability. So there is this invisible divide that exists between a disability community and the mainstream as such, and the media is pretty much the mainstream. So you can't expect anything different from the media. That's one thing. Second thing is, it is very sad that you spoke a little bit about employment, and I thought I'll also contribute a little bit to the discussion. See, I'm not talking about which government it is. It could be any government, but government in general are very indifferent to our issues. And what I'm seeing about this particular government is that they announce a big scheme. What they do is that they do some accounting work. Okay, they'll show it on paper that certain
benefits have been transferred, but absolutely no benefit has been transferred to any community. Forget about disability. Any community. No, nobody has got a dime. Nobody has got a paisa on their table. Okay, from the government. They have done a wonderful accounting job. We should appreciate them for that, because they maintain their fiscal deficit to a certain level, and it's appreciable. But beyond that, the government has turned a deaf ear to experts in certain fields, especially people from the field of disability. You can talk to them as much as you want, but they're not in the mood to listen. Okay. Secondly, this is the time that I would like to ask, our disability organizations and people who are working in the field to come together and invest a great deal on skill building, because one of the major things that we can do for ourselves is to upskill, reskill, and then make sure that our community is completely at the forefront, ahead of the curve, as far as you know getting jobs in the new areas are concerned. And most of the new areas are basically going to be online based, and work from home situations, where we have a definite advantage over many people, because our skill levels have never been doubted. Only that people always used to refer to our disability and create certain doubts about it. But this is the right time for us to, as a community, as a whole community together, we should look at getting funds from corporates, in return for providing them a certain workforce. So I think we should think differently. I mean, I'm not saying that these solutions are going to be it's going to soften the blow. And it's a big blow when the government is not very sympathetic and very understanding of our issues. But it is time that we think differently, instead of talking about the sort of indifference that the government has shown towards us. राइट। अन्नावरम सर, एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं जैसा हम मांग कर रहे थे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चैलेंजेस थे। अब बहुत सारे लोग जो ब्रेल और टेक्नोलॉजी की लड़ाई में थे, जबकि दोनों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उस चक्कर में हम कैपेसिटी बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं कर पाए। इसलिए आज जो हमें समझ आ रहा है कि सबको दिक्कत आ रही है, और डिसेबल की तो अलग बात है, नॉन डिसेबल्ड भी कई स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं है उनके पास। तो क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की या हमारी फेलियर है कि हम जिस लेवल पे लोगों को जोड़ना चाहिए था टेक्नोलॉजी के साथ, स्टूडेंट्स को शुरू से ही, वो हम नहीं कर पाए, और जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कैंपेन भी है वो फेल हो गए, हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। जी, समवेयर अराउंड द कॉर्नर ये था कि डिवाइड था कि हाँ भाई, जो 2-3 जनरेशन से पहले जनरेशन थे वो लोग तो ब्रेल वगैरह उसके ऊपर खड़े हुए थे, और देयर वाज सम डिवाइड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो हैव, इफ यू लुक एट very rationally, what was happening in this country is all this accessibility campaign, sorry to say that, but I want to be blunt about it, was absolutely urban centric. You look at, tell me till date, can you name any middle sort of a town that has a computer training center for visually impaired? I'm just taking an example. For that matter, for any other disabled, you can only name those cities, and you can actually name them: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore. Bangalore is a hub. But which part of the a town has a computer training center? We have completely failed. I have no other words to say that. In fact, this hasn't gone even to the district headquarter towns. So the campaign has failed, partly because I know there's a long story, but we won't go into it. But somewhere the campaign hasn't reached. And interestingly, this has also led to a very different kind of divides: government versus the private divide. So you have all the private schools, private organizations working with the computers, but the people studying in the government schools, government colleges, enough investment hasn't been made. This is very clearly visible. Now, on top of all this, the accessible technologies for a long time remained very expensive.
ideally speaking, somewhere around the corner, government should have made an intervention, effective intervention, brought the cost down, or the organizations themselves should have. Some IIT here and IIT there, came up with now and then some developments that really make sense, that really make much sense. So I think that's exactly where we have now the digital divide. You are right, absolutely right. But this digital divide, in the context of pandemic, is now going to have huge repercussions. Subrani ji has rightly said, it's time that we focus on the skill sets. But this investment is going to be and has to be at a very large scale, because people uncovered by the technology spread are very huge. And I also want to say a couple of things about what our people about the employment. That's a very important debate. But you also see it's not about everybody pointing fingers at the government. But look at the 20 lakh crore financial package. You have everybody, including the small sellers on the roads, and except a general statement about Divyang, do you have any specific package? And let me be more specific. Why not is stand-up scheme or startup scheme? Do you have? You covered all the sections, including women and other sections. No word about the disabled. Why is it that most of the time we're only talking about employment, somebody giving a job? Why not as a private entrepreneur? Where isn't it a time for us, in fact, to talk about the role of disabled in Make in India program? Tomorrow is going to be a day of small scale industries and medium scale industries. If we are not going to ask for a place in those sectors, we will be completely left out. That's going to be the scenario, at least in the next 20-30 years, because we want to compete with the China. Competing with the China means competing in manufacturing. And I think we should also be very practical. I mean, there's nothing much in our hands. In which case, we have to be really asking for accessibility, not simply in terms of technology alone, but also accessibility in terms of manufacturing and our place in the manufacturing. What is the place of disabled in Make in India program, and what is the place of persons with disabilities in hardware technologies? So I think it's a time, and that's exactly the reason why I was saying each calamity can bring out new challenges and new awareness. And it is that time I'm sure some of these things don't have immediate implications. But unless and until we start talking about them, you will never have them when they need it. We need the short-term goals, which have to be done on a mission mode. But at the same time, it is also time for us to, in fact, keep the policymakers as well as the private sector on their store. I mean, राइट शालिनी मैम, मैंने आपसे पहले भी जानना चाहा था कि वीमेंस की अब क्या एप्रीहेंशंस हैं, वीमेंस विद डिसेबिलिटी की। और दूसरी बात आपसे समझना चाहता, क्योंकि आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी काम चल रहा है आपके वहाँ पे, तो उसको हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जहाँ फिर आपको लगता है उसमें भी अब चैलेंजेस आने वाले। और एक और सवाल जो आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग पे चलती है और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग भी बुरे तरीके से हिट होने वाली है, तो उसके ऊपर क्या चैलेंजेस है और उस पर कैसे काम किया जा रहा है? दानिश, मैं पहले वो विमेन वाला सवाल लेती हूँ, क्योंकि शायद वो पिछली कॉन्वर्सेशन में रह गया। विमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो अभी इस वक्त काफी बड़ी दिक्कतें आई हैं। बहुत सारे वुमेन जो दूसरी डिसेबिलिटीज में भी हैं, इस वक्त हमारे पास सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन में डिमांड्स या रिक्वेस्ट्स कहें बहुत तरह की डिसेबिलिटीज से आ रही हैं, क्योंकि हम राशंस देने घरों तक पहुंच रहे थे, उनके डोर स्टेप्स तक पहुंच रहे थे। ऑलमोस्ट 950 पीपल वी हैव फिनिश्ड लास्ट वीक, जिनको हम 3 महीने से हम राशन दे रहे हैं, जिसमें कि फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं, फिजिकली चैलेंज्ड भी हैं, और बहुत ही ज्यादा बुरे स्टेट में है, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं
वो सफर की हैं, तो वुमेन हेल्थ एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट रहता है और उनका एक्सेस जो है सही सैनिटरी और हाइजीन तक नहीं हो पा रहा था पिछले दिनों में। तो बहुत तरह की गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बहुत प्रॉब्लम्स सामने आए और बहुत सारी वुमेन जो है वो डॉक्टर्स की डिमांड कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि बाकी जो मेडिकल व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो गई थी कोविड के वक्त, और किसी भी तरह के प्रॉब्लम के पेशेंट को हॉस्पिटल्स एंटरटेन करने से मना कर रहे थे। तो आप मानेंगे कि बहुत सारी डिसेबल वुमेन प्रेगनेंसी से भी गुजर रही थी, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से गुजर रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, जिनको की सही एड्रेसिंग नहीं मिली और वो बहुत तरह के प्रॉब्लम अभी भी शारीरिक रूप से बहुत सफर कर रही है। हम तक सैनिटेशन या डॉक्टर्स को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बियॉन्ड एरियाज। बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अपने आप में पिछले 3 महीनों में। तो जहाँ जहाँ हम राशन पहुंचाए थे वहाँ सैनिटरी पैड्स भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मेडिसिन भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और नाब सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन दूसरी किसी एनजीओ के साथ भी हाथ मिला के चल रहा था जो दूसरी डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे थे। वुमेन विद डिसेबिलिटीज तक हम बहुत जो अंदर की लेयर्स है वहां तक भी पहुंच पाए और काम कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी वही है कि एम्प्लॉयमेंट का क्या किया जाए, क्योंकि खाना आप पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, महीने भर का पहुंचा देंगे, लेकिन उनकी और भी मॉनिटरी नीड्स है। केवल खाना ही तो नहीं खाते आप घर में, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है और वो पैसा आप लोग कहाँ से अर्जित करें, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो उसके लिए किसी तरह के काम को उन तक पहुंचाने की अब कोशिश हम शुरू कर रहे हैं, जो कि नकारी नहीं जा सकती है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है कि दूसरी जो कॉर्पोरेट की फंडिंग होती है, सीएसआर की फंडिंग है, किसी भी तरह की फंडिंग जो किसी एनजीओ के लिए आती है, वो भी इस वक्त हिट होने वाली है। इस वक्त सीएसआर यदि फंड करना चाहता है तो वो केवल कोविड रिलीफ पे करना चाहता है और वो ज्यादातर खाने के लिए करना चाह रहा है। अब आप उन्हें कितना भी समझा लें कि इस वक्त बहुत जरूरत है स्किलिंग के डिवाइड को ब्रिज करने की, लेकिन सीएसआर कॉर्पोरेट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसे कोविड के लिए ही रिलीफ के लिए पैसा देना। आई फील वी हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट, वी हैव टू पुश द गवर्नमेंट कि इस तरह से सीएसआर के जो फंड्स हैं उसके दरवाजों पे आप अपने ताले ना लगाएं। बहुत बड़ी डिसेबिलिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सफर कर रही है, न खाना, अभी वो तो माइग्रेट भी नहीं कर सकते। मेरा हासिल ये है कि माइग्रेंट वर्कर कम से कम बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के वापस तो पहुंच सकता है, लेकिन डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो वाला एक्सेस भी बहुत मुश्किल है। हमने खुद पहुंचाया है लोगों को बसों तक, लेकिन इतना डर लगता रहा कि पता नहीं वहां उतर के जब क्वारंटीन की फैसिलिटी के लिए जाना पड़ेगा तो ये लोग कैसे सफर करेंगे। इतनी सारी ब्लाइंड लड़कियां हैं जो फंस गई हॉस्टल्स के अंदर, अपनी अपनी फ्रेंड्स के घरों में रुकी हुई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा वो वहां से बाहर कैसे निकले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेन और वुमेन के बीच में खासकर डिसेबल्ड में एक डिवाइड है ही, जहाँ डिसेबल्ड वुमेन डबली ट्रिपली डिसएडवांटेज हो जाती है, उसके लिए सोशल और सिविल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और एक सवाल उठाया कि जब डिसेबल्ड के घर में उसके पेरेंट्स कोविड हो रहा है, अभी अगर आप लोग जानते हैं तो केतन जो ब्लाइंड है और बहुत सक्रिय रहते हैं फील्ड में, केतन कोठारी के फादर जो है वो पास अवे हो गए 10 दिन पहले और उनके घर को सील कर दिया गया पूरी तरह से। फादर की बॉडी तो मिली नहीं, वो तो छोड़िए, अब वो ब्लाइंड है दोनों कपल और वो घर में सील है, उन तक राशन भी कैसे जाएगा। ऐसे लोग बहुत हैं दिल्ली में भी जिनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ की और उनको नहीं समझ आ रहा कि अब वो अपने आप कैसे काम चलाए, और ये बहुत ज्यादा गहन प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल जो है इस वक्त जो टेक्नोलॉजी डिवाइड है, सरकार अगर एक मुहिम चला दे, सिर्फ एक मुहिम, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हर घर से अब केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम हो, सक्रिय हो लोग और शिक्षा भी उसी तरीके से आगे बढ़े, तो क्या वो प्लीज डिसेबल लोगों के घरों तक टेक्नोलॉजी पहुंचा सकते हैं।
क्या हर एक को कम से कम स्मार्टफोन मिल सकते हैं? क्या इंटरनेट की जो सुविधा है उसको सक्रिय किया जा सकता है ताकि लोग किसी ना किसी तरह इस डिजिटल डिवाइड, इस मेजर डिवाइड को पाट सके और कहीं तक तो पहुंच सके, कुछ तो एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़े। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की। और मज़ेदार बात है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई फ़ोन तो हम आपको देने वाले थे, लेकिन फ़ोन चाइना से आते थे, चाइना से लड़ाई हो गई, अब कैसे दें। तो ये तो गवर्नमेंटों का ये गवर्नमेंट का रवैया है, तो इस पर क्या आप बात करेंगे। और बहुत जगह पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम चाहे कुछ भी कर लें। निपुण सर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ। जी 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 जी, शालिनी की एक दो चीजों में जस्ट वांट टू ऐड टू व्हाट शालिनी सेज। गो एक अहेड। तो ये है जस्ट वन स्मॉल थिंग्स। एक तो ये कि इस दरमियान शालिनी जो कहा महिलाओं के बारे में जो कहा, वेरी वेरी पर्टिनेंट इश्यूज दैट शी हैज रेज्ड। बस इस दरमियान वायलेंस भी, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी जो है बड़े पैमाने पे बढ़े हैं, है ना। इट्स नॉट नेशनल, अपना एनसीडब्ल्यू ने जो डाटा डाला, इट्स अबाउट जनरल वुमेन ओनली, बट देयर इज क्योंकि पुरुष अभी सब घरों में कन्फाइंड है ना। तो एक्चुअली the violence have actually has seen a very huge rise in violence against women disabilities aspect. एक ये बात है। दूसरी बात है, she rightly talked about इंटरनेट और प्रोविजन के, जो स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस प्रोविजन की बात करें, we should talk in terms of right to internet, है ना। आज वो जमाना आ गया है, आज वो समय आ गया है जब we should talk in terms of right to internet, है ना। केरल एक्चुअली, आई एम नॉट, मैं केरल से आता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ, बट केरल हैज एक्चुअली ब्रॉट, कहा कि वी आर गिविंग द राइट टू इंटरनेट। पहले की बात है, मच बिफोर द पैंडेमिक, 6-8 महीने पहले की बात थी। दे सेड वी आर गिविंग राइट टू इंटरनेट। अब वो कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, बहुत। मैं आई एम नॉट गोइंग टू मच ऑफ डिटेल ऑन दैट, बट दीस टू थिंग्स एक्चुअली व्हाट शालिनी सेड, आई एम जस्ट वांटिंग टू ऐड इनटू दैट। थैंक यू। बिल्कुल वंडरफुल। निपुण सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि अभी पॉलिसीज़ हैं, हमें इम्प्लीमेंट करवानी है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आपके व्यूज़ चाहूँगा इसके ऊपर, कि हमारे पास एक्टिविस्ट के नंबर भी बहुत कम है। हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। लगभग सेंसस ये कहता है, जब 7 डिसेबिलिटी कैटेगरीज थी, कि 2,68,00,000 के लगभग लोग हैं, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अब तो 21 कैटेगरीज हो गई, और ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, 7-8 करोड़ है। और बहुत भी, क्योंकि आप सेक्टर में हम सारे लोग एक्टिव हैं, तो गिन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 लोग निकलेंगे। ये भी मैं बहुत ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ आपको। तो क्या ये भी एक कारण है, क्योंकि हम लोगों के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, पॉलिसीज़ हैं, और दूसरी बात, हमारा यूनिटी है नहीं है, किसी भी चीज़ पे कंसेंसस नहीं है, सबके अपनी विचारधारा है, सबके अपने एजेंडाज हैं। तो कैसे ये एक आपको बड़ा कारण लगता है जिसके हमारी फेलियर हो जाती है? हम चीज़ों को बोलते तो हैं वेबिनार्स पे, स्टेज पे, सेशंस में, बट यूनाइटेडली हम गवर्नमेंट पे वो प्रेशर नहीं डाल पाते। नहीं, आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, ये ऑफ कोर्स एक चैलेंज है। पर आप पिछले अगर 3 महीनों को देखोगे, तो अगर पिछले 3 महीने में जब भी कोई प्रॉब्लम किसी को आई गवर्नमेंट से, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, आपने क्या किया, सब डिसेबिलिटी सेक्टर के लोगों ने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को चिट्ठी भेजी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने उसके बाद एक नोटिस निकाल दिया एक मिनिस्ट्री को कि हम ये करना चाहते हैं, आप ये प्लीज ये चेंज करिए। जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो जॉब्स का भी ये था कि उनको जबरदस्ती सरकारी जॉब्स पे ना बुलाया जाए कोविड के कारण। वही एक एग्जांपल है जहाँ पे मेरे को पता है मुरली जी ने कई बारों पे वो एग्जांपल रेज किया था। कर्फ्यू पासेस में मैंने रेज किया था। पर हर जगह पे क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, खाली एक लेटर देख दी उसमें कोई ना कोई मिनिस्ट्री को। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इंडिया में ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक हिसाब से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बन गया है, उससे ज्यादा कुछ पावर नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास। तो ऑफ कोर्स हमें तो ज्यादा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, बट उसके अलावा मेरे ख्याल से अब अगर हमारे पास एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, हमें हर मिनिस्ट्री में एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उस मिनिस्ट्री के मुताबिक, और उस मिनिस्ट्री में क्या क्या जो रेलेवेंट है उन चीजों में, वो रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री या एचआरडी मिनिस्ट्री में या होम मिनिस्ट्री में इस समय पर अगर कोई ना कोई होता जो डिसेबिलिटी एक्सपर्ट होता, या कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पोजीशन होता जिसका जो इंचार्ज होता कि डिसेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, तो बहुत टाइम सेव होता जाता। जैसे कि अगर जैसे पहले लॉकडाउन आया तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कर्फ्यू पासेस की एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं डाला। एक बार काफी लोग लड़े, मैं लड़ा, कई और एक्टिविस्ट भी लड़े,
पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कर्फ्यू पास की परमिशन तो मिल गई, एंड मैं तो लकी था कि मेरे अटेंडेंट के पास एक मोटर बाइक था, वो अपने बाइक पे आ गया। पर बहुत सारे लोगों को कर्फ्यू पास मिलने का भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और दिल्ली सरकार ने कुछ सोचा नहीं था कि उसके बारे में क्या किया जाए कि अटेंडेंट या जो अटेंडेंट है, केयर टेकर, वो इंसान के पास कैसे पहुंचा जाए। मैं ये एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको, पर हर चीज में यही हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर्स में भी जब हमने प्रॉब्लम बताई हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर से किसी ने, तब मिनिस्टर सोशल जस्टिस ने रिएक्ट करके हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा। तो मेरे ख्याल से अनलाइक जस्ट वन डिपार्टमेंट, हमें हर मिनिस्ट्री में कोई चैंपियन चाहिए जो ध्यान रखे कि आरपीडब्ल्यू एक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और हर पॉलिसी में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे एक्सेसिबिलिटी इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल एक गाइडलाइन है जो 2016 एक्ट में आई थी, पर आज तक कोई भी स्टेट ने अपना बिल्डिंग बायलॉ नहीं चेंज किया हार्मोनाइज गाइडलाइंस को इंक्लूड करने के लिए। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम एक डिपार्टमेंट को ही लिखते रहते हैं और उस डिपार्टमेंट का पावर खाली इतना ही है कि बाकी मिनिस्ट्रीज को अपना राय दे, पर जब तक हर मिनिस्ट्री के पास कोई के अंदर कोई डिसेबिलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना होए, तब तक मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मुरलीधरन सर, आप बताएं कैसे हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेड करवाएं, कैसे चेन बनाएं, क्योंकि अभी तो कोविड की सिचुएशन है, अभी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है, इंडो चाइना का इशू है, तो बड़ा मुश्किल है इस दौर में। जब इस दौर से पहले भी हमारी एडवोकेसी चल रही थी, बहुत फाइट करने के बाद भी बहुत ऐसी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हुई भी, कई जगह पे कोर्ट बने स्पेशल, लेकिन बहुत जगह पे नहीं बने। तो इस सिचुएशन में अगर पॉलिसी हमारे पास है, हम सारे बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड करने के बेस्ट बेस क्या है? देखिए, बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने पूछा है मेरे को। इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली ह्यूज चैलेंज, है ना। आरपीडी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ही हम सरकार से काफ़ी झगड़ा करती आए हैं। एक तो आपको भी याद है कि पिछले साल 25 नवंबर को हमने बड़ी रैली की थी जंतर मंतर में, केवल एक ही मुद्दे पर कि एक्ट जो आपने पारित किया है 2016 में, उसका अमलीकरण कीजिए। पर अमलीकरण केवल अभी ध्यान रखना होगा कि अमलीकरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अनुसार डिसेबिलिटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो राज्य के अधीन है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि तमाम राज्यों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इट्स ए ह्यूज चैलेंज। चलो, दबाव केवल केंद्र सरकार पर नहीं बनाना है, हर एक राज्य में, हर एक राज्य सरकार के सामने भी इसका सबके दबाव बनाने की जरूरत है। वो जब तक हम सभी लोग साथ में नहीं आएंगे, ये काम बड़ा मुश्किल है। जैसे अनावर ने कहा था, मेरे ख्याल से अनावर ने कहा था, सुब्रमण्य कहा था, मुझे मालूम नहीं, अनावर ने मेरे ख्याल से कहा था कि वी आर मोर अर्बन सेंट्रिक, यानी हम जो काम करते हैं, यानी कि ज़्यादातर साथी, हालांकि एनपीआरडी का काम ज़्यादातर रूरल एरियाज में, मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन रूरल एरियाज। मैं इस बात को ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर, मगर ज़्यादातर हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कामकाज का कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में ही रहा है। और राज्य सरकारों का भी, केंद्र सरकार का भी, अभी जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो चला है, तो उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बट दैट इज ऑल्सो, अभी देखिए पूरे स्कीम में जो पहले सिटीज़ की बात की और फिर कुछ टाउन्स की बात की, रूरल एरियाज की बिल्कुल बात ही नहीं की उसकी स्कीम में, एक्सेसिबल कैंपेन में। ऐसे तमाम ये चीज़ें जो है, unless we talk about those rural areas where the huge majority, overwhelming majority of the people live, उनको मोबिलाइज नहीं करेंगे, नीचे के स्तर से लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत, तभी दबाव बनती है। अब इस चीज़ में, पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप देखिए, तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 1000 रुपये एक्सग्रेशिया दिया है। एक्सग्रेशिया 3,85,000 और समथिंग, तो डिसेबल पॉपुलेशन है जिसको सर्टिफिकेशन है, इनमें 40% से ज़्यादा जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट मिला है, उन तमाम लोगों को जो है सरकार ने कहा 1000 रुपये देंगे। दैट हैज़ कम अबाउट आफ्टर ए कैंपेन, है ना। लोग सड़कों पे उतरे हैं, कहीं सड़कों पे उतरे इस पैंडेमिक सिचुएशन। मैंने जब कहा था, कई लोग मेरे खिलाफ ये भी कहा कि आप लोग उतार रही है, कर रही है। हमसे कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमारे लोग कैंपेन किया बहुत सारे, अराउंड 410 सेंटर्स में लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जाके सरकार, केवल हमारा नहीं, और भी लोगों ने, कुछ कोर्ट में भी गए हैं, सब कुछ गए हैं, बट कोर्ट में से कुछ नतीजा आया नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन दिस हैज कम अबाउट। सो unless we come about together unitedly for this thing, and
बिग एंड स्मॉल एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े बड़े संगठन नहीं आने चाहिए, तमाम लोग एक साथ आने के एक कम से कम इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर तो आए। जैसे रावत ने कहा कि सेक्शन 24 कहती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करिए, सेक्शन 24 कहती है कि केयर गिवर अलाउंस की बात करती है, सेक्शन 24 कहती है कि भाई आप स्पेशल सिक्योरिटी लाइवलीहुड की बात कीजिए। इफ यू टॉक सेक्शन 24 को लेकर ही हम कैंपेन के लिए करें तो ही बड़ी बात होगी, एंड इट कैन ब्रिंग अबाउट ए बिग चेंज। आई वुड नॉट से रेवोल्यूशनरी चेंज, but it would definitely bring about a big change as far as and impact persons lives of persons with disability on a big scale. And this is a situation, and this is the hour in which we need to move towards that goal. कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि जब ऐसी डिस्कशंस होती है तो हमें एक सपोर्ट फील होती है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप ऐसी डिस्कशंस को करवाएं, हम कराते रहेंगे। एक कॉर्पोरेट फंडिंग की जब बात कर रहे थे तो एक शख्स से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कॉर्पोरेट सेक्टर, उन्होंने बोला कि कोविड में देंगे तो गवर्नमेंट से बहुत सारे हमारे छोटे बड़े काम निकल जाते हैं, लेकिन इस सेक्टर में जब हम देते हैं वो हमें देना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं निकलता है। तो ये हालांकि एक दो लोगों की बात थी, वी कैन नॉट से ऑन लार्जर स्केल, लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑब्वियसली उनकी फंडिंग को हिट लगने वाली है, चैलेंजिंग है। लेकिन मुरलीधरन सर, एक बात तो दम है ना अन्नावरम सर में, रूरल एरिया में बेशक काम होता हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम, लेकिन वहाँ परमानेंट सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 6 लाख से ज़्यादा गांव है, आपको हम कभी भी हमने जब भी रूरल में जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है, सब लोगों की एक शिकायत है कि रूरल में फंडिंग कहाँ से आएगी। सिटीज़ में तो फंडिंग मिल जाएगी, फिर भी दुकानदार दे देंगे, ज्वेलर्स दे देंगे। जी नहीं, मैंने उनकी बात को जो एक्चुअली सपोर्टेड व्हाट ही सेड, मैंने कहा कि हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डिसएग्री किया, लेकिन उनकी बात में दम है कि परमानेंट सेंटर। जी मैम, जी बोलिए। सर ने कुछ कहना जी गो अहेड। Dharan ji, sorry if I am butching. गो अहेड। No, Actually मैं 6 to 7 months हम रूरल बेल्ट में काम करके आए पिछले सालों में। हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो मैंने We lost your voice, मैम। Yeah, we lost her. चलिए, अब समय भी कम है, क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कम्युनिटी के नाम, अपना संदेश, और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय देते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों के टाइम देने से बहुत सारे लोगों को नई चीज़ें मिलती हैं और बहुत सपोर्ट मिलती है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रमण्य सर, लेट्स स्टार्ट विद योर क्लोजिंग कमेंट। ओके, अन्नावरम सर। I think it's let's look at what we have with a bit of optimism. Not to say that we don't have problems, but let us remember, COVID can be a game changer. I don't want to be. Let's put it in a neutral way. It can be game changer as long as we stay awake. Let's fight. Let's not the pandemic, but let's also fight the social consequences of the pandemic. Let's be very clear. It's not enough anymore to fight the pandemic. We should also simultaneously be able to fight the consequences, the social consequences of the pandemic. But let us do it in a sportive spirit. I know it's a great struggle, but the future is not as pessimistic as we think often. And this is not going to be the end of the world, by the way. Thank you. चलिए, काश ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। सुब्रमण्य सर, आर यू विद अस? He is not with us. Okay, Nipun sir, your closing comment. कोविड एक चैलेंज तो है हर सबके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं, पर पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आई थिंक हमें इसमें एंड मैंने काफी नेगेटिव चीजें पहले बोली हैं, तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ मैं भी एंड करना चाहूंगा दैट आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आ सकती हैं, खास कर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन अर्बन इंडिया, जो काफी देर से बोल रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन होना चाहिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर काफी उनके ऊपर लुकडाउन करता था कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम से कोई काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते एक्सेट्रा। आज जब पूरी दुनिया घर से काम कर रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी दिखा सकते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड आई थिंक हमें भी प्रोएक्टिव बनना है और हमें रियलाइज करना है कि जैसे कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लड़ रहे हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लड़ें, इंश्योर करें कि टेक्नोलॉजीज एक्सेसिबल होएं और उन टेक्नोलॉजीज का पूरा फायदा होके हम आगे बढ़ पाएं और इंडिया को ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी कंट्री बना पाएं।
एब्सोल्युटली यस। मुरलीधरन सर। जी, दो तीन चीजें हैं मैं कंक्लूड कर आई वुड एक्चुअली मैं अनावरण सर से एक दो चीजें मैं एग्री करूंगा, बट वी ऑल्सो लुक एट इट इन अ पॉजिटिव मैनर। नॉट द पैंडेमिक इज अ वेरी पॉजिटिव दिस थिंग। कब खत्म होगा, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन कब आएगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बट स्टिल in this pandemic situation, various things that we have been talking about, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते थे पहले, जो बात करते, जैसे निपुण भी कहा, मैं भी हम भी कहते आए हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन, एंड इट्स लिमिटेड टू ए सर्टेन सेक्शन ओनली, बट स्टिल वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल आवर्स की, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की हम बात करते थे, कोर्ट्स की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और कोर्ट्स की प्रोसीडिंग की बात करते थे, वो सब आज एक नॉर्म बन गई आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में। वो इट्स लिमिटेड टू ए सर्टेन सेक्शन, आई एम नॉट सेइंग वाइड मास को जो और रूरल एरिया में कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज बेनिफिटिंग ए सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दिस कैन बिकम अ नॉर्म टुमारो, लेट अस होप। And again, it's not an option for everyone. It should not be an option for everyone. But for certain sections of disabled who have mobility issues, उनके लिए एक नॉर्म वो अगर ऑप्शन दिया जाए तो एक अच्छी बात है। This is one thing. Second thing is in ILO का एक मैं कोट करना चाहूँगा, if I could recollect properly. ILO ने एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस दरमियान जो है कोविड सिचुएशन में एक डॉक्यूमेंट वो लाए थे, छोटा सा डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि all crises bring opportunities, and the opportunity of the movement is to make inclusion of all previously marginalized groups, including persons with disabilities, a central element of all responses. By building on our experience with disability inclusion and deepening partnership, we can support a sustainable and inclusive response. ये है ILO का कहा है। I'm saying this is actually, it opens a huge, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मैदान खड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं हम जो कर सकते हैं इस पैंडेमिक से सीखते हुए। हम आज जो सुब्रमण्यम ने कहा, कि निपुण ने जो कहा, शालिनी ने जो कहा, और अनावर ने खास करके कहा कि he is talking in a very positive manner. I am saying we should utilize the experience that we have gained, not from this pandemic alone, from the earlier period also, हमारे जो एक्सपीरियंस रहे, और उसको लेकर आगे हम बढ़ सके तो बहुत बड़ी चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। मगर क्या हम तैयार हैं इसके लिए, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। थैंक यू। थैंक यू सर। शालिनी मैम, आर यू विद अस? आई थिंक जी मैम, आपके क्लोजिंग में आप कुछ कह रही थी, आपकी आवाज कट गई थी जी। कंप्लीट करें और अपने क्लोजिंग कमेंट। जी, इस वक्त मैं ये कह रही थी कि हमने रूरल बेल्ट्स में बहुत काम किया पिछले 2 सालों में, खासकर नॉर्थ में, और जो भी देखने में ये आया कि फिजिकल डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्ट और मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए फिर भी रूरल बेल्ट्स में काम हो रहा है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो विजुअल डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि गांव में जो ऑर्गेनाइजेशंस स्किलिंग कर रही हैं, उन्हें विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए काम करना एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। उन्हें लगता है पता नहीं किस तरह की स्किलिंग हो चाहिए हमको उनको सिखाने के लिए। और अमेजिंग बात है कि विजुअल डिसेबिलिटीज के बच्चे स्कूलों तक जाके भी 8वीं के बाद भी ड्रॉप आउट होके घर में बैठ जाते हैं, वहां हजारों की संख्या में। बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। और जब ये कंप्यूटर स्किलिंग की बात आती है तो रूरल सेक्टर वाकई में परेशान हो जाता है। ना उसके पास पूरी बिजली होती है, और ना उसके पास कंप्यूटर्स होते हैं, और ना ही कॉर्पोरेट वहां तक पहुंचता है डिसेबिलिटी के लिए ये डिवाइड खत्म करने के लिए। और मेरे क्लोजिंग कमेंट्स में बार बार यही पुश करूंगी अभी इस वक्त, कि मैं चाहूंगी जितनी भी संस्थाएं, जितने भी एक्टिविस्ट, जितना भी इंटेलिजेंशिया है हमारी कंट्री में डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, वो इस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए पुश करे कि घर घर, हर डिसेबल्ड के घर टेक्नोलॉजी पहुंच जाए अगर, तो हर डिसेबल्ड अपने घर बैठा स्किल भी हो सकता है और वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन जब तक ये डिजिटल डिवाइड खत्म नहीं होगा, इस कोविड, इस पैंडेमिक के दौरान ना तो उनके घरों तक कोई पहुंच के अंदर घुस के उन्हें सिखा पाएगा, और ना वो अपने घर के बाहर आके आपका हाथ पकड़ पाएंगे। तो ये डिजिटल मीडियम ही एक ऐसा मीडियम है, टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम हर घर पहुंच पाएंगे और उनको दोबारा से अपडेट करके, किसी ना किसी काम में सक्रिय करके उन तक उनकी
अफोर्डेंस पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं रेडियो उड़ान के माध्यम से, और आप हम सब जितना कर सके उतना करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए और लिसनर्स आपका सुनने के लिए। अपने फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने टर्मिनोलॉजी पर एक बहस छेड़ दी है, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में। कैसे